आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, जिस प्रकार से इंसान की रीढ़ की हड्डी उसके लिए अति आवश्यक है, उसके बिना उसके कई सारे कार्यों में बाधाएं आ सकती है तथा उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस प्रकार से एक विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यह सभी चीज़ों का निर्धारण एक पाठ्यचर्या के द्वारा की जाती है तथा उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। आइए आज के विषय में हम लोग यही देखेंगे कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है तथा उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाठ्यचर्या क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, पाठ्यचर्या का अर्थ होता है जब जब कोई बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तथा उसके बाद वह अपने लक्ष्य के लिए बहुत सारे उद्देश्यों को या फिर बहुत सारे गतिविधियां जो एक विद्यालय में रह कर के करता है या फिर ऐसे गतिविधियां जो बाहर भी करता हो परंतु उसका संबंध विद्यालय से ही हो, तो उसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं या पाठ्यचर्या कहा जाता है। आइए अब इसकी रूपरेखा को समझते हैं कि करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है। पाठ्यचर्या रूपरेखा एक व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज है जो किसी देश, राज्य या शैक्षिक बोर्ड के लिए शिक्षा के लक्ष्यों, सिद्धांतों और दर्शन को परिभाषित करता है। यह एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है या रोड मैप है जो यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष स्तर पर शिक्षा का स्वरूप और दिशा क्या होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि करिकुलम फ्रेमवर्क एक ढांचा कह सकते हैं, जिस प्रकार से ये क्या होता है, एक तरह का एक ब्लूप्रिंट होता है। जिस प्रकार से एक ब्लूप्रिंट में हमारे उद्देश्यों या हमें किस प्रकार से कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका एक खाका तैयार किया जाता है। या फिर एक रोड मैप, एक ऐसा मैप जहाँ पे सारे रोड्स का ब्यौरा दिया रहता है। उसी प्रकार से ये करिकुलम फ्रेमवर्क भी है। यह जोर देता है कि क्या सिखाना चाहिए, हमारा कंटेंट जो है उसको क्या क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए पेडागॉजी के द्वारा, या फिर और क्यों सिखाना जाना चाहिए। यह फिलॉसफी प्रश्न करती है कि ऐसे आधारभूत संरचना प्रदान करता है। यह सीधे तौर पर विस्तृत पाठ्यक्रम, जिसे हम सिलेबस या पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि यह उन विस्तृत पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के लिए दिशा निर्देश और सिद्धांतों का एक सेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही सिलेबस, टेक्स्ट बुक या फिर जितने भी शिक्षण गतिविधियां हैं, यह सारे के सारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे इसके मुख्य विशेषताओं को देखते हैं कि एक करिकुलम फ्रेमवर्क या पाठ्यचर्या की रूपरेखा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है दूरदर्शिता और लक्ष्य, विजन एंड गोल्स। इससे क्या तात्पर्य है कि करिकुलम फ्रेमवर्क का जो विजन है, जो लक्ष्य है, जो दूरदर्शिता है या फिर उसका जो लक्ष्य है, यह शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। जैसे छात्रों में कौन से मूल, कौन से कौशल और कौन से ज्ञान विकसित किए जाने चाहिए, यह इसका निर्धारण करती है। दूसरा है दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस। इससे हमारा तात्पर्य है कि करिकुलम फ्रेमवर्क यह पता लगाती है कि शिक्षा के पीछे के अंतर्निहित दर्शन, जैसे आदर्शवाद हो गया या व्यवहारिकतावाद हो गया या रचनावाद हो गया या प्रकृतिवाद हो गया, और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गए, जैसे बाल विकास के चरण हैं, कौन कौन से चरण होते हैं उसके, किस प्रकार से बालक सीखता है, उसकी सीखने की क्या शैलियाँ हैं, इस चीज़ को यह दर्शाता है। तीसरा है शैक्षणिक सिद्धांत, पेडागॉगिकल प्रिंसिपल। पेडागॉगिकल प्रिंसिपल से क्या तात्पर्य है कि यह प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जोर दिया जाए। चौथा है विषय वस्तु के चयन और संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल फॉर कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत यह बताता है कि कौन सी सामग्री प्रासंगिक है, कौन से वर्तमान समय के लिए सही है और उसे कैसे संरक्षित, उसे कैसे बनाना चाहिए, और कौन कौन से उसमें विषयों को कैसे कैसे रखना चाहिए। इन सब का भी निर्धारण पाठ्यचर्या रूपरेखा की व्यवस्था एक विशेषता है।
पाँचवा है मूल्यांकन के सिद्धांत, इवोल्यूशन प्रिंसिपल। मूल्यांकन मूल्यांकन के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि यह मूल्यांकन के उद्देश्यों, उसकी क्या विधियां हैं, उसके उपयोग के लिए क्या करती है, एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। जैसे केवल रटंत विद्या के बजाय हमें क्या करना चाहिए, समझ करके या उसका अनुप्रयोग करके मूल्यांकन करना चाहिए। पांचवा है समावेशिता, इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी यह अक्सर समाज के सभी वर्गों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर बल देता है। क्या करता है ये, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर बल देता है। समावेशी शिक्षा हम जानते हैं जहाँ पर सामान्य और असामान्य, सामान्य से हमारा तात्पर्य एवरेज बालकों से है तथा असामान्य ऐसे बालकों से है जिन्हें देखने, सुनने या फिर उनके चलने में या फिर लिखने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी क्या करती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जिससे एक समावेशी माहौल तैयार हो। सातवां है स्कूल और समुदाय का संबंध, स्कूल कम्युनिटी और कनेक्शन। इसकी क्या विशेषता है कि यह ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने और जो भी कम्युनिटी है उसमें भागीदारिता को वह महत्व देता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि एनसीएफ 2005 एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि यशपाल कमेटी के द्वारा यह एक टाइटल रखा गया था 1993 के उसके रिपोर्ट में, जिसे यशपाल कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं, और ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर यह बल दिया था। कौन? 2005, जो जिसको आज भी स्कूली स्तर पे अपनाया जा रहा है। उसके साथ ही अभी वर्तमान में एनईपी 2020 के तहत एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जिसे हम एनसीएफ एफएस भी कहते हैं, जो 2022 में अभी आई है, जैसे नए रूपरेखा जारी की जा रही हैं ताकि करिकुलम का जो है विकास कर सके तथा बालकों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। आगे है कि शिक्षा में पाठ्यचर्या रूपरेखा की भूमिका, रोल ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क इन एजुकेशन, कि ये एनसीएफ या फिर जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है इसकी क्या भूमिका है हमारी शिक्षा में। आइए इसको भी समझते हैं, इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। पहला है दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड विजन। तो करिकुलम फ्रेमवर्क हमें क्या करती है, एक डायरेक्शन दिखाती है, एक हमें दृष्टिकोण, हमें एक विज़न देती है कि यह शिक्षा के लिए एक स्पष्ट दिशा और दृष्टिकोण निर्धारित करती है कि यह बताती है कि एक राष्ट्र या समाज शिक्षा के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है और किस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करना चाहता है। यह शिक्षकों, प्रशासकों और पाठ्यचर्या निर्माताओं को एक साझा उद्देश्य और लक्ष्य भी प्रदान करता है। दूसरा है एक समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ensuring uniformity and quality। यह विभिन्न स्कूलों, क्षेत्रों या फिर राज्यों में शिक्षा की एक न्यूनतम मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने में क्या करती है, मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश भर में छात्रों को सीखने के समान अवसर मिले, भले ही वे कहीं भी पढ़ रहे हो। तीसरा है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के विकास का मार्गदर्शन। ये क्या करती है, गाइडिंग करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, की यह पाठ्यक्रम जैसे डिज़ाइनर्स हो गए, पाठ्यक्रम डिज़ाइनरों, विषय विशेषज्ञों और पाठ्य पुस्तक लेखकों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से विकसित सामग्री रूपरेखा के समग्र मार्गदर्शन के अनुरूप हो। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार, कि नेशनल जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क है इसकी क्या भूमिका है कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण अधिगम के जो प्रोसेस होते हैं उसमें वह सुधार करे। यह शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के तरीकों के बारे में एक बताता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है कि किस प्रकार से हमें कक्षा में पढ़ाना चाहिए, कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, शिक्षण प्रभावशाली हो और बच्चे उससे क्या हो, बच्चे हमारी ओर अट्रैक्ट हो, उसकी रुचियाँ बढ़ें। यह शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों को अधिक बाल केंद्रित, जो यह क्या करती है कि विशेष बल देती है कि जो भी हमारी पद्धतियाँ हो वो क्या हो, बाल केंद्रित हो, कि विद्यार्थी को
विद्यार्थी के रुचि स्तर को ही ध्यान में रख करके हम अपनी पद्धतियों को या फिर हम अपने टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके क्या करें, बहुत ही इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पांचवा है प्रासंगिकता बनाए रखना, कि इसकी क्या भूमिका है करिकुलम फ्रेमवर्क का, यह क्या करती है, रेलिवेंस, मेंटेनिंग रेलिवेंस का कार्य करती है। किस प्रकार से यह मेंटेन करती है, समाज हो गया, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे तीव्र परिवर्तन को देखते हुए पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षा को अद्यतन या फिर नवीनतम और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करती है। और यह करिकुलम फ्रेमवर्क यह भी सुनिश्चित करती है कि छात्रों को ऐसे कौशल और ज्ञान से लैस कर दिया जाए जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में क्या करे, उन्हें सक्षम बनाए। छठा है समग्र विकास पर जोर, एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट की। करिकुलम फ्रेमवर्क यह भी इस चीज़ पर भी जोर देती है कि केवल उनको ज्ञान ही ना मिले, केवल उनको स्कूली ज्ञान ही ना मिले, इसके साथ साथ उसको उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक या सामाजिक या शारीरिक और नैतिक विकास पे भी क्या दिया जाए, बल दिया जाए, जिससे उनका पूर्ण विकास हो के, समग्र विकास हो सके या फिर सर्वांगीण विकास हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में क्या करें, हम विकास करें। छठा है नवाचार और सुधार का। सातवां है नवाचार और सुधार का आधार, बेसिस फॉर इनोवेशन एंड रिफॉर्म, कि करिकुलम फ्रेमवर्क पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षा प्रणाली में सुधार और नवाचार लाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। यह बताती है कि किस प्रकार से जो भी पुरानी प्रथाएं हैं कैसे चुनौती देती है और नई अधिक प्रभावी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए यह प्रोत्साहित करती है। जैसे नई शिक्षा नीति NAP 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आठवां है जवाबदेही सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, कि यह शैक्षिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। यह हितधारकों का मतलब क्या हो गया कि स्टेक होल्डर्स जो कि शिक्षा से प्रभावित होते हैं या उसे प्रभावित करते हैं, जैसे अभिभावक हो गए, सरकार हो गए, विद्यार्थी हो गए, टीचर्स हो गए, को यह समझने में मदद करता है कि शिक्षा प्रणाली अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह प्राप्त करती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या रूपरेखा करिकुलम फ्रेमवर्क एक जीवंत दस्तावेज है जो शिक्षा प्रणाली की नींव रखता है तथा उसे दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह समाज की बदलती आवश्यकताओं और छात्रों की विकासात्मक जो भी उसके विकास के लिए आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करे, किस प्रकार से कर रही है या करती हैं, और यह शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और प्रासंगिकता वर्तमान समय में उसको कैसे प्रासंगिक बनाया जाए और उसे कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, इनको बनाए रखने के लिए क्या करती है, एक अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जहां आपको समस्याएं आ रही हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।